नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदली है। मेरा मतलब है नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ बिल्कुल, एक कालजयी किताब। हमारे पास इसके शुरुआती हिस्सों के कुछ हिंदी सारांश हैं और हमारा मकसद है इन विचारों की तह तक पहुंचना, खासकर सफलता के उन पहले 10 सिद्धांतों को समझना जिन्हें हिल ने उजागर किया। सही कहा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये तो असल में ठोस रणनीतियां हैं। बिल्कुल। ये किताब सोचिए 1937 में आई थी, लेकिन आज भी इसकी गूंज सुनाई देती है। हाँ, कमाल है। और इसकी वजह शायद हिल का तरीका है। उन्होंने कोई हवाई बातें नहीं की, नहीं। बल्कि एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे करीब 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी, उनकी सोच, उनके काम करने के तरीकों का सालों तक अध्ययन किया। 500 लोग, वो भी उस जमाने के सबसे सफलतम। हाँ, और सार ये निकला कि बड़ी सफलता कोई लॉटरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा नतीजा है, एक प्रोसेस है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि किताब का नाम अमीर बने जैसा है, पर ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस मानसिकता, उस सोच के बारे में है जिससे किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। तो चलिए इसी सोच की परतों को खोलते हैं। हिल ने करीब 13 सिद्धांत दिए हैं, पर आज हम पहले 10 पर फोकस करेंगे। ठीक है। शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार से कि हमारे विचार हकीकत बनते हैं। इस नींव का क्या महत्व है, ये पहला हिस्सा इसी पर है। ये तो पूरी इमारत का आधार है। हिल का मानना था कि हमारे अंदर क्षमताओं का एक तरह का खजाना छुपा है और उसे खोलने की चाबी हमारे विचारों में है। विचारों में कैसे? जो हम लगातार सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं और जिसके लिए काम करते हैं, वही हमारी दुनिया बनाता है। इसीलिए उन्होंने उन कामयाब लोगों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की। वो क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे। अच्छा। उनका तर्क था कि अगर कोई भी इंसान इन मानसिक सिद्धांतों को समझ ले और अपना ले, तो वो भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। शायद यही वजह है कि करीब 100 साल बाद भी ये किताब लोगों को इतनी अपील करती है। सही बात है। तो चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं, डिजायर यानी इच्छा। यहां से लगता है असली सफर शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, इच्छा। स्रोत बताते हैं कि हिल किसी मामूली चाहत की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ज्वलंत इच्छा की, एक बर्निंग डिजायर की, ऐसी इच्छा जो जुनून बन जाए। एकदम सही, वो एक अंदर की आग जैसी। उन्होंने इसे पाने के लिए कुछ कदम भी बताए हैं, जैसे 6 कदम। लक्ष्य साफ हो, बदले में क्या देंगे, तारीख तय हो। हाँ, वो 6 कदम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो? पहला था शायद धन की विशिष्ट मात्रा। हाँ, पहला, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, जैसे कितना पैसा। दूसरा, आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं, आपकी मेहनत, आपका समय, आपका आइडिया। अच्छा, बदले में कुछ देना होगा। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप उसे हासिल कर लेंगे। चौथा, एक पक्की योजना बनाएं कि कैसे हासिल करेंगे। योजना। फिर पांचवा, इन सब बातों को साफ साफ लिखें। क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, बदले में क्या देंगे और योजना क्या है, लिख लेना। और छठा, इस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और पढ़ते वक्त महसूस करें कि वो आपको मिल चुका है। एडिसन का उदाहरण भी दिया है इसमें, है ना, बल्ब बनाने का जुनून। बिल्कुल, एडिसन का उदाहरण परफेक्ट है। ये 6 कदम देखिए, महज इच्छा सूची बनाना नहीं है। ये असल में हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका है। अवचेतन मन को। हाँ, जब लक्ष्य एकदम साफ होता है तो मन को सीधा निर्देश मिलता है। बदले में क्या देंगे वाला कदम यथार्थवाद लाता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं, मेहनत का सौदा है। योजना बनाने से डर कम होता है, रास्ता साफ दिखता है। और रोज पढ़ना, और उसे लिखकर रोज पढ़ना, वो उस इच्छा को लगातार सींचने जैसा है, ताकि वो सिर्फ एक ख्याल न रहकर एक मजबूत इरादा बन जाए। एडिसन हजारों बार नाकाम हुए, पर उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो हार मान ही नहीं सकते थे। समझ गया। आमतौर पे लोग यहीं चूक जाते हैं। इच्छा होती है पर वो धुंधली होती है, कोई पक्की योजना या कीमत चुकाने का इरादा नहीं होता, तो वो दम तोड़ देती है। सही कहा। इच्छा की चिंगारी तो लग गई, पर हिल कहते हैं कि उसे जलाए रखने के लिए ईंधन चाहिए, और वो है दूसरा सिद्धांत, फेथ यानी विश्वास। हाँ, विश्वास, ये बहुत जरूरी है। इसे हिल ने अटूट यकीन बताया है, हिल के इच्छा रूपी इंजन के लिए ईंधन। उनका एक मशहूर वाक्य भी है,
मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. हाँ, बहुत शक्तिशाली कथन है। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर कुछ लोग इसे सिर्फ अच्छी सोच या मतलब हवाई बातें कह सकते हैं। हिल इसे व्यवहारिक कैसे बनाते हैं, विश्वास कैसे पैदा करें? आत्मक सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो मजबूत यकीन है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। पर ये यकीन आएगा कहाँ से, अगर है ही नहीं तो? हिल के मुताबिक ये विश्वास पैदा किया जा सकता है और इसका सीधा ताल्लुक हमारे अवचेतन मन से है। तकनीकें वही हैं जो इच्छा को मजबूत करने के लिए थी, ऑटो सजेशन यानी खुद को लगातार सकारात्मक संदेश देना। ऑटो सजेशन, वो अगला सिद्धांत भी है। हाँ, वो जुड़ा हुआ है। फिर विजुअलाइजेशन, मतलब लक्ष्य को हासिल होते हुए कल्पना करना, उसमें भावनाएं जोड़ना, कैसा महसूस होगा जब लक्ष्य मिलेगा, और इसे रोज दोहराना, बार बार दोहराना। जब ये सब लगातार होता है तो अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है, और फिर यही विश्वास हमें शक, डर और शुरुआती नाकामियों से लड़ने की हिम्मत देता है। एडिसन का विश्वास ही था कि बल्ब बनाना संभव है, जिसने उन्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाया। तो विश्वास को बनाया जा सकता है, ये सीखना होगा। बिल्कुल, लेकिन हाँ, कमजोर विश्वास या आसपास का नकारात्मक माहौल इस प्रक्रिया को बनने ही नहीं देता, इसलिए माहौल का भी ध्यान रखना जरूरी है। अपने विश्वास बनाने के लिए ऑटो सजेशन का जिक्र किया, और वही हमारा तीसरा सिद्धांत है, ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। इसे आपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना कहा। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? ये आंतरिक कंप्यूटर वाली बात दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, ये उपमा काफी सटीक है। सोचिए, हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब आप उसमें क्या बोते हैं ये आप पर है। ऑटो सजेशन वो बीज है जो हम उसने सचेत रूप से बोते हैं। अच्छा। ये सचेत रूप से अपने मन को निर्देश देने का तरीका है। हिल के बताए कदम यहाँ भी लागू होते हैं। अपने लक्ष्य को एक सकारात्मक कथन, मतलब एफर्मेशन के रूप में लिखें, जैसे वो अभी सच हो, मैं ये हासिल कर रही हूँ या मैं इतना कमा रही हूँ। वर्तमान काल में। हाँ, जैसे वो हो रहा है। इसे रोज सुबह शाम पढ़ें, जोर से या मन में, और पढ़ते समय वो भावना महसूस करें जो लक्ष्य प्राप्ति पर होगी, खुशी, संतुष्टि, जो भी हो। जैसे पानी पत्थर पर निशान बना देता है, वैसे ही लगातार दोहराए गए विचार हमारे गहरे विश्वास बन जाते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी है शायद। बिल्कुल, एक चेतावनी भी है। अवचेतन मन अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। अगर हम लगातार नाकामी या डर के बारे में सोचेंगे या खुद से कहेंगे ये मुझसे नहीं होगा, तो वो उसे भी सच मानकर वैसे ही हालात बनाने लगेगा। ओहो, तो हमें अपने विचारों पर पहरा देना होगा। एकदम। फोर्ड या एडिसन जैसे लोग इसी तकनीक से अपने मन को सफलता के लिए कंडीशन करते थे, तैयार रखते थे। ठीक है, तो हमने इच्छा जगाई, विश्वास बनाया, मन को प्रोग्राम किया ऑटो सजेशन से, लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ। चौथा सिद्धांत आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशिष्ट ज्ञान। हाँ, एक्शन के लिए ज्ञान चाहिए। आजकल जानकारी तो हर जगह है, गूगल पर सब मिल जाता है। फिर हिल के विशिष्ट ज्ञान का क्या मतलब है? और उनका ये कहना कि ज्ञान सिर्फ संभारित शक्ति है, असली शक्ति तो क्रियान्वयन में है। ये आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। देखिए, गूगल पर हर तरह की जानकारी उपलब्ध है। ये हुआ सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। हाँ। लेकिन हिल बात कर रहे हैं किसी खास क्षेत्र में गहरी समझ और कौशल की, जो आपके लक्ष्य से सीधा जुड़ा हो। जैसे अगर आपको सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो कोडिंग का, सिस्टम डिजाइन का विशिष्ट ज्ञान चाहिए, ना कि दुनिया भर की थोड़ी थोड़ी जानकारी। समझ गया, स्पेसिफिक नॉलेज। हाँ, हिल कहते हैं ये ज्ञान कई तरीकों से आ सकता है। अपने अनुभव से, पढ़ाई या कोर्स से, किसी गुरु या मेंटर से, या फिर मास्टरमाइंड ग्रुप से सीखकर या खुद अध्ययन करके। लेकिन सबसे अहम बात क्या है इसमें? सबसे अहम बात, ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे लगातार अपडेट करना और इस्तेमाल करना, मतलब लागू करना जरूरी है। वरना वो सिर्फ दिमाग में पड़ी जानकारी है, शक्ति नहीं। जैसे कोई इंजीनियरिंग की सारी किताबें पढ़ ले पर कभी कोई मशीन ना बनाए, बिल्कुल, तो उसका ज्ञान बेकार है। फोर्ड को कारों का, एडिसन को बिजली का, कार्नेगी को स्टील का विशिष्ट ज्ञान था, और उन्होंने उसे लागू करके बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। ज्ञान को एक्शन में बदलना ही असली शक्ति है। ज्ञान आ गया, अब उस ज्ञान से कुछ नया कैसे बनाएं, कुछ हटके कैसे सोचें, यही पांचवा सिद्धांत काम आता है।
इमेजिनेशन यानी कल्पना। हाँ, कल्पना, मन की कार्यशाला। स्रोत बताते हैं कि दो तरह की कल्पना होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। ये क्या है और सफलता में इनकी क्या भूमिका है? कल्पना वो जादुई शक्ति है, कह सकते हैं, जो ज्ञान को योजनाओं और फिर हकीकत में बदलती है। सिंथेटिक कल्पना यानी मौजूदा विचारों, ज्ञान और अनुभवों को नए तरीके से जोड़ना, पुराने टुकड़ों से कुछ नया बनाना। जैसे हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का विचार शायद मीट पैकिंग इंडस्ट्री से लिया और उसे कार बनाने में इस्तेमाल किया। ये सिंथेटिक कल्पना थी। उन्होंने कुछ नया इजाद नहीं किया, बस मौजूदा चीजों को मिला दिया। अच्छा, और क्रिएटिव कल्पना? क्रिएटिव कल्पना थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी है। इसमें बिल्कुल नए मौलिक विचार आते हैं, जैसे कोई अचानक आई प्रेरणा या आइडिया। ये शायद तब होता है जब हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन, या हिल के शब्दों में कहें तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ता है। एडिसन को बल्ब का शुरुआती आइडिया शायद ऐसे ही आया होगा। तो दोनों जरूरी हैं। हाँ, हिल मानते थे कि दोनों तरह की कल्पना जरूरी है। सिंथेटिक कल्पना समस्याओं को सुलझाने और चीजों को बेहतर बनाने में मदद करती है, जबकि क्रिएटिव कल्पना बिल्कुल नई राहें खोल सकती है। और इससे मजबूत कैसे करें? इसे मजबूत करने के लिए खुले दिमाग से सोचना, रोज कुछ नया सोचने की कोशिश करना, नए आइडियाज पर विचार करना, शायद ध्यान लगाना, और हाँ, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से चर्चा करना बहुत फायदेमंद है। दूसरों के आइडिया से भी चिंगारी मिल सकती है। लेकिन यहाँ भी शायद एक्शन जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ भी हिल के चेतावनी याद रखनी चाहिए। बिना एक्शन के कल्पना सिर्फ हवाई के लिए बनाना है, डे ड्रीमिंग है। ठीक है, आइडियाज हैं, ज्ञान है, कल्पना ने रास्ता दिखाया, पर अब उस रास्ते पर चलना कैसे है? ढांचा क्या हो? छठा सिद्धांत है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना। योजना, एक्शन का रोड मैप। इसे अमल का ब्लूप्रिंट कहा गया है। हिल का वो कथन बड़ा दमदार है, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। योजना बनाने के बारे में हिल का क्या नजरिया है? ये बस टू डू लिस्ट बनाना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हिल योजना को बहुत बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार योजना इच्छा और हकीकत के बीच का पुल है। एक अच्छी योजना की कुछ खासियतें होती हैं। जैसे कि? पहला, लक्ष्य एकदम साफ हो, जैसा हमने इच्छा में देखा था। दूसरा, उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा गया हो। बड़े लक्ष्य को देखकर घबराहट हो सकती है, छोटे कदम लेना आसान है। हाँ, ये तो है। तीसरा, उसके लिए जरूरी संसाधन, मतलब समय, पैसा, लोग, इनका सही अंदाजा हो। चौथा, हर कदम के लिए समय सीमा, डेडलाइन तय हो। पांचवा, इसमें दूसरों का सहयोग शामिल हो, जैसे कि आपका मास्टरमाइंड ग्रुप, उनकी सलाह, उनकी मदद। मास्टरमाइंड यहाँ भी आ गया। वो लगभग हर कदम पर जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, योजना पत्थर की लकीर नहीं होती। उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए और लगातार उसकी प्रगति पर नजर रखनी चाहिए। मॉनिटर करना। लचीलापन। हाँ, लचीलापन। हिल का सार ये था कि एक मोटा-मोटी ठीक-ठाक योजना जिस पर आज काम शुरू हो जाए, वो उस बेहतरीन योजना से अच्छी है जो अगले हफ्ते शुरू होगी। मतलब टाल मटोल न करें, शुरुआत करें। परफेक्ट प्लान का इंतजार ना करें। बिल्कुल नहीं। फोर्ड की असेंबली लाइन हो या कार्नेगी का स्टील साम्राज्य, सब बेहतरीन योजना का नतीजा थे जिसे लगातार सुधारा गया। योजना तैयार है, पर अक्सर लोग योजना बनाने के बाद भी हटक जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। शायद यही सातवां सिद्धांत आता है, डिसीजन, यानी निर्णय। हाँ, फैसला लेना, ये बहुत बड़ा कदम है। हिल कहते हैं कि कामयाब लोग तुरंत फैसले लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं अगर जरूरत पड़े तो, जबकि नाकामयाब लोग देर से फैसले लेते हैं और जल्दी जल्दी बदल देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, तुरंत फैसला लेना? ये बड़ा दिलचस्प अवलोकन है हिल का। उनका मानना था कि अनिश्चितता, मतलब इनडिसाइसिवनेस, और टालमटोल, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, ये असफलता के पक्के साथी हैं। जुड़वा भाई कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब आप फैसला लेते हैं तो आप एक दिशा चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक्शन को शुरू करता है। देर करने या फैसला न लेने का मतलब है आप वहीं अटके हुए हैं, डर या शक आपको रोके हुए हैं। तो कामयाब लोग बस आंख बंद करके फैसला ले लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं, शायद अपने मास्टरमाइंड से सलाह भी लेते हैं, पर फिर तेजी से फैसला लेकर उस पर काम शुरू कर देते हैं। वो एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसते। अच्छा, मतलब सोचते हैं पर अटकते नहीं। हाँ, और अगर बाद में लगता है कि रास्ता थोड़ा गलत है तो वो उसे बदलते हैं, पर बहुत सोच समझकर, जल्दबाजी में नहीं।
इसके विपरीत जो लोग फैसला लेने में ही ये बहुत वक्त लगाते हैं, उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है और वो अक्सर दूसरों की राय से या छोटी-मोटी मुश्किलों से जल्दी भटक जाते हैं और फैसला बदल देते हैं। कार्नेगी और फोर्ड का भी उदाहरण है शायद। हाँ, वो दोनों अपने तेज और पक्के फैसलों के लिए जाने जाते थे। हिल के मुताबिक डर को विश्वास से और टाल-मटोल को एक्शन से हराना ही कुंजी है। फैसला ले और आगे बढ़ें। फैसला ले लिया, काम शुरू कर दिया, पर मुश्किलें तो आएंगी ही। रास्ता आसान नहीं होता। 8वां सिद्धांत है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। हाँ, टिके रहना, लगे रहना। यानी बाधाओं के बावजूद निरंतर प्रयास करना। हिल कहते हैं, दृढ़ता के बिना इच्छा बिना पतवार के जहाज की तरह है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में लगे रहना शायद सबसे मुश्किल है, नहीं? ने के बाद जो चीज आपको आगे बढ़ाती है, वो दृढ़ता ही है। वो मोटिवेशन जब कम हो जाता है तब। हाँ, तब। ये वो जज्बा है जो कहता है नहीं, अभी हार नहीं माननी। एडिसन का उदाहरण फिर सामने आता है। सोचिए, 10,000 बार असफल होने के बाद भी लगे रहना। ये मजाक नहीं है। कमाल की दृढ़ता। पर ये आती कहाँ से है? कैसे विकसित करें इसे? हिल के अनुसार इसकी जड़ें वापस वहीं जाती हैं, एक मजबूत, ज्वलंत इच्छा, अटूट विश्वास जिसे ऑटो सजेशन से लगातार सींचा गया हो, एक स्पष्ट योजना ताकि पता हो अगला कदम क्या है, और रोज काम करने की आदत डालना, चाहे मन करे या ना करे। आदत, डिसिप्लिन। हाँ, अनुशासन। और सबसे जरूरी, अस्थायी हार को सिर्फ एक सबक मानना, ना कि अंतिम नतीजा। हर नाकामी से सीखना और फिर से कोशिश करना। अस्थायी हार, ये नजरिया बदलना होगा। ये जल्दी हार मान लेने की वजह से नाकाम होते हैं। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, ये सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। थोड़ा धैर्य रखना, टिके रहना सीखना होगा। सही कहा। अकेले चलना वाकई मुश्किल हो सकता है, खासकर जब मुश्किलें ज्यादा हों और आप बार बार गिर रहे हों। यही शायद 9वां और 10वां सिद्धांत काम आते हैं। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड की शक्ति, और द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्री। हाँ, ये दोनों बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स हैं। मास्टरमाइंड तो कुछ कुछ समझ आता है, जैसे आपने पहले भी बताया, समान लक्ष्य वाले लोगों का समूह जो एक दूसरे की मदद करें। हाँ, मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट बहुत शक्तिशाली है। हिल कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साझा निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करते हैं, तो एक नई अदृश्य शक्ति, एक तीसरा दिमाग पैदा होता है। तीसरा दिमाग मतलब सिनर्जी। हाँ, कह सकते हैं। इस समूह से आपको अलग अलग नजरिए मिलते हैं, सामूहिक ज्ञान मिलता है, हौसला मिलता है, और सबसे जरूरी, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही मिलती है। आप अकेले नहीं लड़ रहे होते। ये जरूरी है। कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन का भी जिक्र है यहाँ। हाँ, उन सब ने अपने आसपास ऐसे भरोसेमंद लोगों का घेरा बनाया था जिनसे वो सलाह लेते थे, आइडियाज डिस्कस करते थे। ये उनका मास्टरमाइंड ग्रुप था। ठीक है। अब ये 10वां सिद्धांत, द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्री, ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। ये क्या है? इंट्यूशन? हाँ, छठी इंद्री को आप अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कह सकती हैं। हिल इसे बाकी 9 सिद्धांतों में महारत हासिल करने का शिखर मानते थे। ये एकदम से नहीं आता। अच्छा, ये अपने आप विकसित होता है? हाँ, जब आप इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, कल्पना वगैरह को लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मन ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ये छठी इंद्री वो अंदर की आवाज है, वो गट फीलिंग जो आपको सही रास्ता दिखाती है, आने वाले खतरों से आगाह करती है, या अचानक कोई बेहतरीन आइडिया देती है जो शायद तर्क से परे लग सकता है। जैसे कोई अचानक समाधान मिल जाना। बिल्कुल। हिल मानते थे कि जब आपका मन इन सिद्धांतों से पूरी तरह सराबोर हो जाता है, तो आप एक तरह से अनंत प्रज्ञा या यूनिवर्स की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और वहां से मार्गदर्शन मिलने लगता है। इसे कैसे विकसित करें? इसे विकसित करने के लिए शायद ध्यान लगाना, आत्मचिंतन करना, शांत रहना और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखना पड़ता है, उसे अनसुना नहीं करना। तो मास्टरमाइंड भारी सपोर्ट है और छठी इंद्री अंदरूनी गाइडेंस। बिल्कुल सही। और ये दोनों मास्टरमाइंड और छठी इंद्री मिलकर आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन हिल चेतावनी भी देते हैं कि गलत लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना या अपनी अंदर की आवाज को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। और हाँ, छठी इंद्री से मिले आइडियाज पर भी एक्शन लेना जरूरी है। तो ये थे पहले 10 सिद्धांत। क्या कमाल की यात्रा रही। मन की गहराइयों से लेकर बाहरी दुनिया में एक्शन तक। हाँ, एक पूरा सिस्टम है ये। संक्षेप में देखें तो एक ज्वलंत इच्छा,
डिजायर से शुरुआत होती है, हाँ, जो जुनून बन जाए। जिसे अटूट विश्वास, फेथ का सहारा हो, बिल्कुल, कि ये संभव है। और ऑटो सजेशन से उसे रोज मजबूत किया जाए। मन को प्रोग्राम करना। फिर आता है सही दिशा के लिए विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो लक्ष्य से जुड़ा हो। और उसे इस्तेमाल करने के लिए कल्पना, इमेजिनेशन, नई राहें खोजने के लिए। सिंथेटिक और क्रिएटिव दोनों। इन सबको हकीकत बनाने के लिए चाहिए एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक्शन का ब्लूप्रिंट। और उस पर अमल करने के लिए दृढ़ निर्णय, बिना टालमटोल के। तुरंत फैसला, सोच समझकर बदलाव। रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए अटूट दृढ़ता। परसिस्टेंस, हाँ। हार ना मानने का जज्बा। और इस सफर में साथ देने के लिए मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। सही लोगों का साथ, और अंत में मार्गदर्शन के लिए छठी इंद्री, अंदर की आवाज। वाह। आपने बहुत खूबसूरती से सार प्रस्तुत किया। इन 10 सिद्धांतों को देखें तो एक पैटर्न साफ उभरता है। सफलता एक अंदरूनी और बाहरी प्रक्रिया का मेल है। अंदरूनी मतलब आपकी मानसिकता, इच्छा, विश्वास, कल्पना, छठी इंद्री, और बाहरी मतलब आपके व्यवहारिक कदम, ज्ञान, योजना, निर्णय, दृढ़ता। और इन दोनों को जोड़ता है सहयोग। हाँ, सहयोग यानी मास्टरमाइंड। हिल का मूल संदेश यही है कि हम अपने विचारों से अपनी किस्मत गढ़ सकते हैं, और ये सिद्धांत उस गढ़ने के औजार हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों और कामों को अपने लक्ष्यों की तरफ कैसे केंद्रित करें, कैसे डायरेक्ट करें। वाकई ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं, चाहे कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता हो, करियर में आगे बढ़ना चाहता हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हो। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जीवन में सफलता के सिद्धांत हैं। और हिल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिद्धांत अकेले अकेले नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक सिस्टम की तरह। एक की कमी दूसरे को कमजोर कर सकती है। हाँ, ये इंटरकनेक्टेड है। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में आई। अगर कोई व्यक्ति आज इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहे, तो इन 10 में से कौन सा सिद्धांत उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है या बन रहा होगा? अच्छा सवाल है। क्या वो इच्छा की कमी है, या विश्वास ही नहीं बन पा रहा, या शायद योजना बनाने में दिक्कत है, या फैसला लेने में हिचकिचाहट, या फिर जल्दी हार मान लेने की आदत? हो सकता है अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो। हाँ, बिल्कुल। पर ये सवाल शायद आत्मविश्लेषण के लिए, मतलब खुद को समझने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है कि मेरी गाड़ी कहाँ अटक रही है। बेहतरीन सवाल, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कहाँ पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।